हेलो बच्चों, कैसे हो। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रोहन सर फिजिक्स के अंदर, जहां आज हम एक न्यू लेक्चर वीडियो लेकर के आए हैं और इसके अंदर हम वेव ऑप्टिक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक दैट इज़ डिफ्रैक्शन एंड यंग्स सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट उसके बारे में समझेंगे। तो जल्दी से निकाल लीजिए कॉपी और पेन, कर दीजिए प्रेस सब्सक्राइब बटन को एंड कर दीजिए प्रेस बेल आइकन को, जिससे कि आपको इस यूट्यूब चैनल से रिलेटेड सारी अपडेटेड वीडियोज़ के बारे में आसानी से पता लग सके और आप आसानी से उनको देख सकें। तो स्टार्ट कर देते हैं डिफ्रैक्शन से। देखिए डिफ्रैक्शन क्या होता है, इसको हम एक सिचुएशन से फील करने वाले हैं। डिफ्रैक्शन के कंसेप्ट को एक सिचुएशन लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने एक सोर्स ले लिया दैट इज़ द पॉइंट सोर्स, और ये मोनोक्रोमेटिक सोर्स है। पॉइंट सोर्स है तो स्फेरिकल वेव फ्रंट क्रिएट कर रहा होगा। यहाँ हमने एक ओपेक ऑब्जेक्ट लिया हुआ है दैट इज ओपेक ऑब्जेक्ट। ओपेक ऑब्जेक्ट के जस्ट सामने हमने यहाँ पे एक स्क्रीन ली हुई है। ए पॉइंट से नीचे इस ओपेक ऑब्जेक्ट का शैडो रीजन इस स्क्रीन पे बनेगा दैट इज द शैडो रीजन। तो यहाँ से जब वेव निकलेंगी लाइट की तो वो तो हर डायरेक्शन में निकलेंगी, इस डायरेक्शन में भी निकलेगी। तो जब इस कॉर्नर पे, इस ओपेक ऑब्जेक्ट के इस कॉर्नर पे वेव्स स्ट्राइक करेगी तो उसके बाद यहाँ पर भी जो वेव होगी वो सेकेंडरी सोर्स की तरह बिहेव करने लगेगी और एक पॉइंट सोर्स की तरह बिहेव करने लगेगी। तो उसके बाद फिर से लाइट वेव्स हर डायरेक्शन में फैल जाएंगी। मीन्स यहाँ पर भी क्या बनेगा, स्फेरिकल वेव फ्रंट्स। मैंने कंसीडर किया कि यहाँ से जो लाइट ट्रेवल करेगी शैडो रीजन के अंदर वो मैक्सिमम यहाँ तक कर रही है। तो यहाँ पे जो देखा जाता है कुछ फ्रिंजेज ऑब्टेन होती हैं दैट इज़ द ब्राइट फ्रिंजेज एंड डार्क फ्रिंजेज। तो यहाँ से जो देखा गया सेंटर पे जो हमें मिला दैट इज़ ब्राइट फ्रिंज, और उस ब्राइट फ्रिंज की जो इंटेंसिटी थी बाकी की ब्राइट फ्रिंजेस से बहुत ज़्यादा थी। उसके बाद इसके ऊपर और नीचे डार्क फ्रिंज मिला। उसके बाद फर्स्ट ऑर्डर ब्राइट फ्रिंज मिली ऊपर और नीचे, लेकिन ये जो ब्राइट फ्रिंजेस थी फर्स्ट ऑर्डर वाली, इनकी इंटेंसिटी एज कंपैरिजन टू सेंटर ब्राइट फ्रिंज बहुत कम थी। उसके बाद फिर से डार्क फ्रिंज, फिर उसके बाद फिर ब्राइट फ्रिंज मिली, लेकिन उस ब्राइट फ्रिंजेस की जो ब्राइटनेस और इंटेंसिटी थी लाइट की वो इन दोनों के कंपैरिजन में कम थी। मीन्स कि जैसे जैसे ऑर्डर ब्राइट फ्रिंजेस का बढ़ता रहेगा द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट विल बी डिक्रीज फॉर दैट ब्राइट फ्रिंज। तो यहाँ से डिफ्रैक्शन क्या पता चला, द बेंडिंग ऑफ द लाइट बाय द कॉर्नर ऑफ एनी ओपेक ऑब्जेक्ट एंड द डिफ्लेक्शन इन द पाथ ऑफ द वेव ऑफ द लाइट एंड द वेव ऑफ द लाइट विल बेंड इन द शैडो रीजन। यदि मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिखूँ तो मैं लिख सकता हूँ द डिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वेव in shadow region with the help of any opaque object that is called diffraction। आई होप आपको समझ में आया होगा व्हाट इज मीन बाय द डिफ्रैक्शन, कि जो लाइट है, वेव लाइट है, वो डिफ्लेक्ट हो जाएगी शैडो रीजन में विद द हेल्प ऑफ एनी ओपेक ऑब्जेक्ट दैट इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन। एंड द डिफ्रैक्शन इज ऑफ टू टाइप्स। नंबर वन इज फ्रेजनल डिफ्रैक्शन एंड नंबर सेकंड इज फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन। What is mean by the Fresnel diffraction? यदि हम कंसीडर करें कि देयर इज अ स्लिट, दिस इज द स्लिट, द लेंथ ऑफ द स्लिट विल बी स्मॉल d and the distance between the screen and slit is capital D। यदि यहाँ से स्मॉल d
इस कैपिटल डी से बहुत ज़्यादा लेस ना हो, देन इट विल बी द फ्रेजनल डिफ्रैक्शन। तो फ्रेजनल डिफ्रैक्शन जो होता है वो फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन से डिफरेंट क्यों है, उसका भी रीजन है। फ्रेजनल डिफ्रैक्शन के अंदर जब यहाँ पे स्मॉल डी कैपिटल डी से बहुत ज़्यादा लेस नहीं थी, तो हमें स्क्रीन पर डिफ्रैक्शन पैटर्न मीन्स ये फ्रिंजेस, डार्क फ्रिंज और ब्राइट फ्रिंज जो मिल रही थी वो बहुत अच्छी क्लियर नहीं थी। मीन्स कि डार्क फ्रिंज जो थी उसमें थोड़ी बहुत ब्राइटनेस थी, वो बिल्कुल डार्क नहीं थी। लेकिन जब हमने किया कि दैट स्मॉल डी इज वेरी वेरी लेस देन कैपिटल डी, तो हमें जो डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलता है वो बहुत अच्छा मिलता है। यहाँ पे जो डिफ्रैक्शन पैटर्न बनता है उसके अंदर डार्क फ्रिंज प्योरली डार्क होती है, उसकी इंटेंसिटी बिल्कुल जीरो होती है, और ब्राइट फ्रिंजेस बहुत अच्छी तरीके से ब्राइट दिखती हैं। तो बहुत अच्छा हमें डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलता है फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन के अंदर। इसीलिए हम यहाँ पे फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन से ही यंग्स सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट को भी समझेंगे। तो आई थिंक आपको क्लियरली समझ में आया है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फ्रेजनल डिफ्रैक्शन एंड फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन। यहाँ पे स्मॉल डी इज वेरी वेरी लेस देन कैपिटल डी वाली कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है, डिफ्रैक्शन पैटर्न बहुत अच्छा नहीं मिल रहा है। एंड फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन के अंदर स्मॉल डी इज वेरी वेरी लेस देन कैपिटल डी वाली कंडीशन क्लियर है, और यहाँ पे डिफ्रैक्शन पैटर्न स्क्रीन के ऊपर बहुत अच्छा मिलता है। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन फ्रेजनल डिफ्रैक्शन एंड फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन। ओके, तो नोट डाउन कीजिए जल्दी से नोट्स, फिर हम मूव करते हैं यंग्स सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट पर। 1 2 3 हो गया। ओके, अब हम यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं यंग्स सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट, और उसको हम किससे समझेंगे, फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन से। यहाँ से फिर से वही सबसे पहले हेडिंग डालेंगे, यंग्स सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट। हमने यहाँ पे एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स कंसीडर किया, और वो पॉइंट सोर्स है, स्फेरिकल वेवफ्रंट्स क्रिएट कर रहा होगा। हमने यहाँ पे एक स्लिट ली है, द लेंथ ऑफ द स्लिट इज स्मॉल डी। इसके जस्ट सामने हमने सोर्स के जस्ट सामने एक बाई कन्वेक्स लेंस यूज किया। वेव्स लाइट की इस तरीके से ट्रैवल कर रही होंगी, बाई कन्वेक्स लेंस तक पहुंचेंगी, उसके बाद पैरेलल चली जाएंगी इस तरीके से। यदि हम सेंटर पे देखें, यहाँ पे जो स्क्रीन हम लेंगे, दिस इज द स्क्रीन, द डिस्टेंस बिटवीन द स्क्रीन एंड स्लिट इज कैपिटल डी। यदि हम सेंटर की बात करते हैं तो यहाँ से वेव्स स्ट्रेट ट्रैवल करेंगे। यहाँ पे एक बाई कन्वेक्शन लेंस हम यूज करेंगे, and light will meet at point O. तो सेंटर पे ब्राइट फ्रिंज बनेगी या फिर डार्क फ्रिंज बनेगी, कैसे पता चलेगा? यदि यहाँ पे पाथ डिफरेंस है वेव्स के अंदर, तो वहाँ पे फेज डिफरेंस भी होगा, क्योंकि फेज डिफरेंस डिपेंड करता है पाथ डिफरेंस पर। तो पाथ डिफरेंस है तो फेज डिफरेंस है, और फेज डिफरेंस है तो डार्क फ्रिंज बननी चाहिए। यदि पाथ डिफरेंस नहीं है तो फेज डिफरेंस भी नहीं है, तो यहाँ पे ब्राइट फ्रिंज बननी चाहिए। तो आप क्लियरली देख सकते हो, यहाँ से ओरिजिन करती हैं वेव्स, यहाँ तक कोई भी पाथ डिफरेंस नहीं है, उसके बाद यहाँ आती हैं, यहाँ तक भी कोई पाथ डिफरेंस नहीं है, उसके बाद वो पॉइंट पे मीट कर जाती है, वहाँ भी कोई पाथ डिफरेंस नहीं है। यदि आप ध्यान से देखें फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, आपको लग रहा होगा कि फर्स्ट थर्ड में तो कोई पाथ डिफरेंस नहीं है, लेकिन सेकंड में तो है, क्योंकि सेकंड तो स्ट्रेट जा रही है। लेकिन यहाँ पे नोट करने वाली बात ये है कि यहाँ से बाई कन्वेक्स लेंस बीच में से थोड़ा सा थिक होता है, कॉर्नर्स पे वो थिन होता है। तो
यहाँ पर ऐसा नहीं है कि स्ट्रेट जा रही है तो इसने कम डिस्टेंस ट्रेवल की होगी, वो इंक्लाइंड है तो उन्होंने ज़्यादा, नहीं। वो जो डिस्टेंस आपको इस स्ट्रेट लाइन की कम लग रही है वो उसने इस बीच में जो ये थिक पोर्शन है यहाँ पे ट्रेवल की हुई है। तो सेम डिस्टेंस ट्रेवल करती हैं, कोई पाथ डिफरेंस नहीं है। पाथ डिफरेंस नहीं है तो फेज डिफरेंस नहीं है, और फेज डिफरेंस नहीं है इट मीन्स एट द सेंटर देयर विल बी अ ब्राइट फ्रिंज। ओके, अब यदि हम किसी भी एक रैंडम पॉइंट पे फाइंड आउट करें कि वहाँ पे क्या फ्रिंज बन रही होगी, डार्क होगा या ब्राइट होगा। ब्राइट होगा तो इसका मतलब क्या है कि वेव्स सेम फेज में है, और डार्क बन रही होगी तो इसका मतलब क्या होगा, डार्क बन रही होगी तो इसका मतलब क्या होगा, वेव्स आउट ऑफ फेज है। और ब्राइट फ्रिंज बन रही होगी तो इसका मतलब क्या होगा, वेव एक ही फेज में है, कोई पाथ डिफरेंस नहीं है। तो हमने कंसिडर किया किसी एक सिंगल पॉइंट पर ओ से ऊपर हम कंसिडर करते हैं, तो मान लो कंसिडर करो कि वेव जो है डिफ्लेक्शन के बाद ट्रैवल कर रही हैं पैरेलल है। यहाँ पे हमने इस लेंस को शिफ्ट किया, दैट इज द बाई कन्वेक्स लेंस। एंड दैट पॉइंट इज पॉइंट पी। यहाँ से देखो हमने कंसिडर किया दिस इज एंगल थीटा, तो ये एंगल भी थीटा होगा एंड दिस एंगल विल आल्सो बी थीटा। यहाँ से हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की, दैट पॉइंट इज ए, दैट पॉइंट इज बी, दैट पॉइंट इज सी। अब यदि हम ये कंसीडर करना चाहते हैं, ये देखना चाहते हैं कि इस पॉइंट पी पे क्या बन रहा होगा, ब्राइट फ्रिंज होगा या फिर डार्क फ्रिंज होगा, उसकी पोजीशन क्या होगी, उसकी एंगुलर पोजीशन क्या होगी, उसकी फ्रिंज क्या होगी, यदि वो देखना चाहते हैं तो हमें सीधा सीधा पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द पाथ डिफरेंस एंड व्हाट इज़ द फेज डिफरेंस। तो हमने यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की पॉइंट ए से परपेंडिकुलर टू ऑल दीज थ्री वेव्स, और हमें पता चलेगा कि जो ए पॉइंट से ओरिजिन हुई है वेव और बी पॉइंट से हुई है, उन दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस कितना है, दैट इज बी एम। एंड यदि हम कंसिडर करें और ये देखें कि ए पॉइंट से जो वेव जनरेट हुई है और सी पॉइंट से जो वेव जनरेट हुई है उसमें कितना पाथ डिफरेंस है, तो उसमें कितना पाथ डिफरेंस होगा, दैट इज सी एम डैश। तो दीज आर द पाथ डिफरेंस। तो पाथ डिफरेंस के बाद फेज डिफरेंस कितना होगा, वो यदि हमें पता चले तो हमें पता चलेगा कि यहाँ पे ब्राइट फ्रिंज बनेगी या फिर डार्क फ्रिंज बनेगी। तो वही कंडीशंस हम यहाँ पे देखना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम कंडीशन ऑब्टेन करेंगे। द फर्स्ट कंडीशन इज दैट इन ट्राइंगल ए बी एम, इन ट्राइंगल ए बी एम, यहाँ से हम देखें कि ये एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल निकालते हैं हम। दिस एंगल विल बी बी ए एम। तो कैसे निकलेगा, देखो दिस एंगल दैट यदि हम यहाँ पे कंसिडर कर लें दैट इज द डी पॉइंट, तो डी ए एम दैट इज ऑफ 90 डिग्री। उसमें से यदि हम यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं ई, डी ए एम डैश में से डी ए ई माइनस कर दो तो कितना बचेगा, 90 माइनस थीटा। तो दैट एंगल इज 90 माइनस थीटा। फिर ई ए सी ये कितने डिग्री का है, दैट इज 90 डिग्री। ये ई ए सी ये कितने डिग्री का है, दैट इज 90 डिग्री। अब ई ए सी में से ई ए एम डैश को हम माइनस कर दें, ई ए सी में से ई ए एम डैश को माइनस कर दें, तो ई ए सी कितना है, 90 डिग्री। ई ए एम डैश कितना है, 90 माइनस थीटा। तो यहाँ से कितना बचा, 90 माइनस 90 प्लस थीटा, दैट इज 90 90 कैंसिल आउट, दैट इज थीटा। तो ये एंगल कितने डिग्री का है, थीटा डिग्री का है। तो हमने जो ट्राइंगल ए बी एम लिया है उसके अंदर एंगल बी ए एम बोलो या फिर एंगल सी ए एम बोलो, दोनों का मतलब सेम है। तो यहाँ पे वो एंगल कितना है, थीटा डिग्री का। तो यहाँ से हमने कंसिडर किया कि हेयर एंगल थीटा is such that
द पाथ डिफरेंस बी एम इज इक्वल टू लैम्डा, वो सॉरी इक्वल टू लैम्डा बाई टू, वो लैम्डा बाई टू के इक्वल है। तो यहाँ से हम जानते हैं कि ब्राइट फ्रिंज बनेगी या डार्क फ्रिंज बनेगी, उसके लिए क्या होना चाहिए, ब्राइट फ्रिंज के लिए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डार्क फ्रिंज के लिए क्या होना चाहिए, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो यहाँ से हम अकॉर्डिंग टू यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, वहाँ से हमारे पास कंडीशन है दैट इज लैम्डा, यहाँ से कंडीशन होगी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए एन लैम्डा और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए 2n-1 लैम्डा बाई 2। यदि मैं यहाँ से पुट करूँ, मान लो कि ये जो ऑर्डर है पी पॉइंट पे वो 1 है, तो n इज इक्वल टू 1 में पुट करता हूँ, तो यहाँ से ये आएगा लैम्डा, ये आएगा लैम्डा बाई 2। अब यहाँ पे पार्ट डिफरेंस कितना है, लैम्डा बाई 2। तो लैम्डा बाई 2 किससे रिजेंबल कर रहा है, लैम्डा बाई 2 से। इसका मतलब इस कंडीशन के अंदर जहाँ पर भी पाथ डिफरेंस, जिन भी वेव्स के बीच में पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2 होगा, वो वेव्स मिलकर के कैसा फ्रिंज बना रही होंगी, डार्क फ्रिंज बना रही होंगी। ठीक है, तो हेयर विल बी अ डार्क फ्रिंज। तो ये तो हमें पता चल गया कि यहाँ पर क्या बनेगा, डार्क फ्रिंज बनेगा। लेकिन ये कंडीशन है, कंडीशन क्या है कि जिन भी वेव्स का पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2 के बराबर होगा, वो डार्क फ्रिंज बना रही होंगी स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, ये हमने कंडीशन यहाँ से कैलकुलेट की है। उसके बाद यदि हम इंटेंसिटी फाइंड आउट करें, तो इंटेंसिटी फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है I इज इक्वल टू आई नॉट साइन अल्फा डिवाइड बाई अल्फा का होल स्क्वायर। अल्फा इज द फेज डिफरेंस, अल्फा इज द एंगल ऑफ फेज, एंगल मीन्स फेज डिफरेंस का एंगल। और यहाँ पे जो अल्फा होता है दैट इज पाई डी साइन थीटा डिवाइड बाई लैम्डा। और ये आई नॉट क्या है, आई नॉट इज द maximum intensity of the light, that is the maximum intensity of the light। कि जो भी फ्रिंज बन रही होगी, ब्राइट फ्रिंज जो बन रही होगी, उसके अंदर यदि आई नॉट इंटेंसिटी दैट इज द मैक्सिमम इंटेंसिटी, इससे ज़्यादा इंटेंसिटी किसी भी फ्रिंज की नहीं हो सकती है। तो यहाँ से यदि हम इसके लिए इंटेंसिटी कैलकुलेट करें, जिसके लिए पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2 है, तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू को हम पुट करेंगे दैट इज एन पाई। तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू ऑलरेडी क्या होती है, पाई डी साइन थीटा डिवाइड बाई लैम्डा। पाई से पाई कैंसिल होगा, तो यहाँ से डी साइन थीटा की डी साइन थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, दैट इज एन लैम्डा। तो ये जो कंडीशन है डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा, ये हमें याद रखनी है फॉर द पर्पज ऑफ न्यूमेरिकल्स। और यहाँ से हम एंगुलर पोजीशन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो साइन थीटा को हम किसके बराबर रखेंगे, दैट इज थीटा। तो यहाँ से हो जाएगा d इंटू थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा, थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा बाई डी। दैट इज द एंगुलर पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंज। डार्क फ्रिंज की एंगुलर पोजीशन कितनी होगी, एन लैम्डा डिवाइड बाई कैपिटल डी। ओके, आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। उसके बाद यदि हम निकालना चाहते हैं सेंटर के लिए, कि सेंटर के लिए क्या होगा, सेंटर पे कितना इंटेंसिटी होगा, तो सेंटर के लिए कैलकुलेट करते हैं। देखिए यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे I इज इक्वल टू, फॉर्मूला है हमारे पास आई नॉट साइन अल्फा डिवाइड बाई, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ आपको दिख रहा है प्रॉपर, यस फाइन। I इज इक्वल टू आई नॉट साइन अल्फा डिवाइड बाई अल्फा का होल स्क्वायर। अल्फा की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, पाई डी साइन थीटा डिवाइड बाई लैम्डा। अब ये देखिए यहाँ पे थीटा डिग्री का एंगल कितना होगा, यदि हम सेंट्रल फ्रिंज की बात कर रहे हैं, कितना होगा सेंट्रल फ्रिंज की यदि हम बात करते हैं, तो सेंट्रल फ्रिंज के लिए थीटा तो होगा ही नहीं, थीटा की वैल्यू तो 0 होगी, क्योंकि थीटा डिग्री एंगल कितना है, सेंटर वाली वेव्स के और जो किसी भी रैंडम पॉइंट पे जो फ्रिंज बन रही है उसकी वेव्स के बीच का एंगल। लेकिन यहाँ पे तो वही वेव्स तो हैं, सेंटर वाली वेव्स से ही तो सेंटर पर फ्रिंज बनेगी, तो थीटा डिग्री का एंगल विल बी 0। तो थीटा टेंडिंग टू 0, इफ थीटा टेंडिंग टू 0 इट मीन्स अल्फा इज आल्सो टेंडिंग टू 0। यदि हम इस वैल्यू को पुट करें इस इक्वेशन के अंदर, दैट इज द इक्वेशन नंबर 1, इट मीन्स I इज इक्वल टू आई नॉट लिमिट
अल्फा टेंडिंग टू 0 साइन अल्फा डिवाइड बाई अल्फा का होल स्क्वायर। और हम मैथमेटिकल आइडेंटिटी पढ़ते हैं, लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0 साइन थीटा डिवाइड बाई थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से लिमिट अल्फा टेंडिंग टू 0 साइन अल्फा डिवाइड बाई अल्फा विल आल्सो बी इक्वल टू 1। तो यहाँ से कितना होगा, i इज इक्वल टू आई नॉट मल्टीप्लाई बाई 1 का स्क्वायर। इट मीन्स i इज इक्वल टू आई नॉट, मीन्स एट द सेंटर देर विल बी द मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ द लाइट, मैक्सिमम इंटेंसिटी। अब यदि ब्राइट फ्रिंज के लिए यदि हम इंटेंसिटी निकालेंगे तो आई नॉट आती है, तो इसका मतलब होगा कि ब्राइटनेस मीन्स इंटेंसिटी ऑफ दैट ब्राइट फ्रिंज सेम है। लेकिन यदि आई नॉट से कम आती है तो इसका मतलब क्या होगा कि जैसे जैसे ऑर्डर बढ़ रहा है तो इंटेंसिटी ऑफ द लाइट इज आल्सो डिक्रीजिंग, जो हमने डिफ्रैक्शन में समझा भी था वैसा ही यहाँ पे होने वाला भी है। अब यदि इंटेंसिटी हम इस डार्क फ्रिंज की भी निकालने की कोशिश करें तो वो 0 आना चाहिए। तो कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं कि क्या 0 आता है। तो देखो यहाँ से इंटेंसिटी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला ये है, जहाँ पे अल्फा की वैल्यू ये है। तो यदि हम डार्क फ्रिंज की इंटेंसिटी निकालते हैं, इंटेंसिटी ऑफ डार्क फ्रिंज, तो यहाँ से अल्फा इज इक्वल टू पाई डी साइन थीटा डिवाइड बाई लेमडा, उसको किसके बराबर रखा था, दैट इज एन पाई। तो अल्फा की वैल्यू यहाँ से कितनी है, एन पाई। फर्स्ट ऑर्डर के लिए निकालने की कोशिश करें तो एन इज इक्वल टू 1, तो अल्फा की वैल्यू हो जाएगी दैट इज पाई। अल्फा की वैल्यू पाई को इस इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन अल्फा डिवाइड बाई अल्फा का होल स्क्वायर। अल्फा की वैल्यू पाई पुट करते हैं, इट मीन्स आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन पाई डिवाइड बाई पाई का होल स्क्वायर एंड साइन पाई इज 0। इट मीन्स आई इज इक्वल टू आई नॉट मल्टीप्लाई बाई 0, द इंटेंसिटी विल बी 0। तो इंटेंसिटी यहाँ पे कितनी आ रही है डार्क फ्रिंज की, 0। तो यहाँ से क्लियरली ये पता चल गया कि जिसके लिए भी पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2 के बराबर था वो डार्क फ्रिंज ही है, क्योंकि इंटेंसिटी भी 0 आ रही है। तो यहाँ से तो क्लियर हो गया कि जिन भी वेव्स का पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2 के बराबर होगा वो सारी की सारी इस स्क्रीन पर डार्क फ्रिंज क्रिएट कर रही होंगे। ओके, अब हम बात करते हैं यहाँ से कि यदि ब्राइट फ्रिंज होगा तो क्या कंडीशंस होंगी। तो ब्राइट फ्रिंज के लिए कैलकुलेट करते हैं फॉर ब्राइट फ्रिंज, और यहाँ पर ब्राइट फ्रिंज को हम बोलते हैं दैट इज सेकेंडरी मैक्सिमाज। एक तो सेंटर पे जो बनती है उसको सेंट्रल मैक्सिमा भी बोलते हैं, सेंटर पे जो फ्रिंज बनेगी दैट इज सेंट्रल मैक्सिमा, और सेंटर के अलावा जो ब्राइट फ्रिंजेस बनती हैं उनको हम बोलते हैं दैट इज सेकेंडरी मैक्सिमाज। ओके, तो यहाँ पे देखिए अब ट्राइंगल दिख रहा है आपको CAM डैश। तो इन ट्राइंगल CAM डैश, CAM डैश के अंदर यहाँ पे एंगल दिख रहा है आपको CAM डैश एंगल दिख रहा है। CAM डैश एंगल कितना है, दैट इज थीटा डिग्री। तो यहाँ से हमें थीटा डिग्री एंगल जो कंसीडर करना है वो इस तरीके से कंसीडर करना है, दैट इज द पाथ डिफरेंस CM डैश, पाथ डिफरेंस CM डैश इज इक्वल टू लैम्डा। फिर से वही कंडीशंस कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए कि n लैम्डा होगा तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, 2n-1 लैम्डा बाई 2 होगा तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। यहाँ से हम n की वैल्यू 1 पुट करते हैं कि जो ब्राइट फ्रिंज हम यहाँ से निकालना चाह रहे हैं पोजीशन उसकी वो फर्स्ट ऑर्डर है, पहली ब्राइट फ्रिंज है, फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा है। तो n इक्वल टू 1 पुट करोगे तो यहाँ से कितना होगा लैम्डा, यहाँ से कितना होगा लैम्डा बाई 2। तो ये लैम्डा किससे रिजेंबल किया, इससे रिजेंबल किया। तो इसका मतलब जहाँ पर भी वेव्स के साथ पाथ डिफरेंस लैम्डा के बराबर होगा, मीन्स जिन भी वेव्स का पाथ डिफरेंस लैम्डा के बराबर होगा वहाँ पे क्या बनेगा, दैट इज दी ब्राइट फ्रिंज। मीन्स वहाँ पे क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ब्राइट फ्रिंज, सेकेंडरी मैक्सिमाज वहाँ पे बनेंगे। आई होप आपको क्लियर हुआ। तो कंडीशन मिल गई कि भाई जिस भी वेव्स के बीच में पाथ डिफरेंस लैम्डा के बराबर होगा वहाँ पे क्या बनने वाला है,
ब्राइट फ्रिंजेस बनने वाली है, क्योंकि हमें पता चल गया ना, हमने यहाँ पे एन की वैल्यू 1 पुट की, तो यहाँ से लैम्डा बाई 2, तो ये लैम्डा किससे रिजेंबल किया, इससे रिजेंबल किया। इसका मतलब जिसका भी पाथ डिफरेंस लैम्डा के बराबर हो गया, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, तो वहाँ पे सेकेंडरी मैक्सिमा दैट इज द ब्राइट फ्रिंज क्रिएट होने वाली है। तो अब यहाँ से इसकी भी इंटेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए किस तरीके से करोगे। मैं इसको भी रिमूव कर देता हूँ। देखिए किस तरीके से आप कैलकुलेट करोगे इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या था, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन अल्फा डिवाइड बाई अल्फा का होल स्क्वायर, वेयर अल्फा इज इक्वल टू पाई डी साइन थीटा डिवाइड बाई लैम्डा। ब्राइट फ्रिंज यानी कि सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए आपको क्या पुट करना है यहाँ पे, 2n+1 इंटू पाई बाई 2, तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो डी साइन थीटा यहाँ से कितना कैलकुलेट होगा, दैट इज़ 2n+1 लैम्डा बाई 2। तो यहाँ से यदि आप एंगुलर पोजीशन भी निकालना चाहते हो सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए, तो साइन थीटा को पुट करोगे आप थीटा, तो डी क्रॉस थीटा 2n+1 लैम्डा बाई 2 एंड थीटा विल बी 2n+1 lambda by 2 into d. This is the angular position for bright fringes means secondary maxima. यहाँ से इंटेंसिटी भी कैलकुलेट करते हैं। इंटेंसिटी देखते हैं कितना आता है। सेंटर के लिए इंटेंसिटी कितना था, फॉर सेंट्रल मैक्सिमा द इंटेंसिटी वॉज मैक्सिमम दैट आई इज इक्वल टू आई नॉट। यहाँ से कैलकुलेट करते हैं। अल्फ़ा यहाँ से कितना है 2n+1 इंटू पाई बाई 2। हम फर्स्ट ऑर्डर की सेकेंडरी मैक्सिमा कैलकुलेट करते हैं, निकालते हैं फर्स्ट ऑर्डर सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए। n विल बी 1, देन अल्फा इज इक्वल टू 2 इंटू 1+1 दैट इज 3 मीन्स 3 पाई बाई 2। पुट द वैल्यू ऑफ अल्फा इन दिस इक्वेशन, देन इट विल बी i इज इक्वल टू आई नॉट साइन 3 पाई बाई 2 डिवाइड बाई 3 पाई बाई 2 का होल स्क्वायर। साइन 3 पाई बाई 2 मीन्स पाई विल बी 180 मल्टीप्लाई बाई 3 दैट इज 540 डिवाइड बाई 2 दैट इज 270। द वैल्यू ऑफ 270 मीन्स साइन 270 इज इक्वल टू साइन 180 प्लस 90 एंड 180 मीन्स 90 क्रॉस 2, 2 is even number, so sin will not be changed, it will be sin and that is sin 90, but this is third quadrant, this will be minus sin 90 and minus sin 90 it means it will be minus 1. Okay, then it will be I is equal to I naught minus 1 divided by 3 pi by 2 का whole square and I will be I naught 4 divided by 9 pi square. This is the multiple of I naught, that is the 4 divided by 9 pi square. In numerator there is 4 and denominator there is 9. It means the whole resultant quantity will be less than I naught because in the denominator there is 9 which is greater than the 4. So यहाँ से clearly दिखाई दे रहा है I is less than I naught. It means जैसे जैसे ऑर्डर इंक्रीज होगा मैक्सिमाइज का, तो वहाँ से इंटेंसिटी विल बी डिक्रीज। यहाँ से हमें क्लियरली समझ में आ रहा है। तो यहाँ से हमने कैलकुलेट किया पोजीशंस, एंगुलर पोजीशंस कैलकुलेट की, इंटेंसिटीज कैलकुलेट की और यहाँ से ये भी हमें समझ में आया द इंटेंसिटी विल बी डिक्रीज एज द ऑर्डर ऑफ द मैक्सिमाज विल बी इंक्रीज। ओके, तो हम यहाँ से पैटर्न भी क्रिएट कर सकते हैं। किस तरीके से पैटर्न हमें मिल रहा होगा स्क्रीन के ऊपर। Like this, at x axis there is position and at y axis there is intensity and at the center the intensity will be maximum and after that the intensity will be decrease like this. Okay, so this is the pattern which will be obtained on the screen. Okay, and after that we will calculate the fringe width
सेंटर मैक्सिमा की फ्रिंज विड्थ कितनी होगी और सेकेंडरी मैक्सिमा जो है उनकी फ्रिंज विड्थ कितनी होगी, वो हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे। तो जल्दी से नोट डाउन कीजिए। 1 2 3 हो गया, ओके। द फ्रिंज विड्थ ऑफ central maxima. This is the slit. This is the slit having length small d. This is the screen. सेंटर पे सेंट्रल मैक्सिमा दैट इज द ब्राइट फ्रिंज ओ। तो कंसीडर कीजिए यहाँ से ये हमारा सेंट्रल मैक्सिमा है। यहाँ पे क्या होगा, दैट इज द फर्स्ट डार्क फ्रिंज। यहाँ पे भी फर्स्ट डार्क फ्रिंज नीचे की तरफ। तो मैं यहाँ से लाइन ड्रॉ करता हूँ, दिस इज द सेंटर लाइन एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द फर्स्ट डार्क फ्रिंज एंड दिस इज आल्सो द डायरेक्शन ऑफ द फर्स्ट डार्क फ्रिंज मेकिंग एन एंगल थीटा। यहाँ पे भी थीटा डिग्री का एंगल बनेगा। तो यहाँ से हम कंसीडर कर सकते हैं दिस इज द लीनियर विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा और हमने इसको रिप्रेजेंट किया बीटा से। एंड यदि हम इसको थीटा को डिसाइड करें तो क्या कह सकते हैं हम कि 2 थीटा इज आल्सो द विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा बट दिस इज द एंगुलर विड्थ। एंगुलर विड्थ किसका, इसका। दिस इज द लीनियर विड्थ बीटा एंड द डिस्टेंस बिटवीन द स्क्रीन एंड स्लिट इज कैपिटल डी। तो यहाँ से मान लो दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी। द ए बी एंड ए सी विल बी वर्क एज रेडियसेस and it will be similarly equal to capital D and this will be the arc and this will be the angle and we know the formula that is angle is equal to length of arc divided by radius angle is 2 theta, length of arc is beta divided by radius that is capital D. So beta will be 2 theta multiplied by capital D. अब हमें कैलकुलेट करना है थीटा एंगल। देखो एंगल है कितना, दैट इज थीटा। ये एंगुलर पोजीशन है किसका, फर्स्ट डार्क फ्रिंज। किसका, फर्स्ट डार्क फ्रिंज, दैट इज द एंगुलर पोजीशन। हम कैलकुलेट कर सकते हैं इसको। हमारे पास क्या था डार्क फ्रिंज के लिए, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डार्क फ्रिंज के लिए हमारे पास कंडीशन थी डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लेमडा। एन की वैल्यू को यहाँ पे क्या पुट करोगे 1, तो ये हो जाएगा साइन थीटा को क्या लिखोगे थीटा, डी मल्टीप्लाई बाई थीटा इज इक्वल टू लेमडा, थीटा इज इक्वल टू लेमडा डिवाइड बाई स्मॉल डी। तो यहाँ से बीटा कितना निकलेगा, बीटा इज इक्वल टू 2 थीटा मीन्स 2 लेमडा डिवाइड बाई स्मॉल डी मल्टीप्लाई बाई कैपिटल डी। दिस इज द फ्रिंज विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा। इसी तरीके से हम सेकेंडरी मैक्सिमाज के लिए भी फ्रिंज विड्थ निकाल सकते हैं। तो देखिए सेकेंडरी मैक्सिमाज के लिए किस तरीके से निकालोगे, उसको हम कंसीडर करते हैं यहाँ से बीटा डैश। वहाँ से सबसे पहले हमें इसी तरीके से, देखो कैपिटल डी तो कैपिटल डी ही रहेगा, हम एंगुलर पोजीशन निकाल देते हैं। जैसे हम कंसीडर करते हैं कि हमारे पास ये स्क्रीन है, यहाँ पे सेंट्रल फ्रिंज बनी है, सेंट्रल फ्रिंज, इस तरीके से। यदि मैं सेकेंडरी मैक्सिमा, फर्स्ट ऑर्डर सेकेंडरी मैक्सिमा, इन दोनों की बात करता हूँ, दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर सेकेंडरी मैक्सिमा, तो यहाँ से दिस इज द फ्रिंज विड्थ। तो ध्यान से देखो, दिस विल बी दी डार्क फ्रिंज। तो डार्क फ्रिंज होगी तो इसके लिए यहाँ पे
एंगल बनेगा दैट इज़ थीटा डैश, इसके लिए भी यहाँ पे एंगल बनेगा दैट इज़ थीटा डैश। तो यहाँ से मुझे केवल इस फ्रिंज विड्थ के लिए निकालना है, इसके लिए तो क्या करोगे भाई, ये तो हो गया डार्क फ्रिंज, अब ये भी तो डार्क फ्रिंज है, इसका भी तो कुछ ना कुछ एंगुलर पोजीशन होगा, मैंने उसको मान लिया थीटा डबल डैश। अब मैं यहाँ से केवल इस ब्राइट फ्रिंज की बात कर रहा हूँ, तो इस ब्राइट फ्रिंज की विड्थ निकालने के लिए मुझे थीटा चाहिए, एंगुलर पोजीशन चाहिए, एंगुलर विड्थ चाहिए इस ब्राइट फ्रिंज की, और कैपिटल डी तो मेरे पास है ही। तो इसकी एंगुलर पोजीशन को निकालने के लिए मुझे थीटा डैश में से थीटा डबल डैश को घटाना ही तो पड़ेगा, तभी तो मेरे पास ये एंगल निकल कर के आएगा। यही एंगल तो एंगुलर विड्थ है इस ब्राइट फ्रिंज की। तो मुझे इस डार्क फ्रिंज में से, इस डार्क फ्रिंज की एंगुलर पोजीशन में से इस डार्क फ्रिंज की एंगुलर पोजीशन को घटाना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो मेरे पास इसका पहले एंगुलर पोजीशन आएगा, मल्टीप्लाई मैं कैपिटल डी से कर दूंगा, तो मेरे पास फ्रिंज विड्थ भी कैलकुलेट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया है। तो यहाँ से देखिए मैं किस तरीके से कैलकुलेट करूँगा, दैट इज बीटा डैश। इस थीटा को कैसे निकालोगे, तो पहले थीटा ही निकाल देते हैं। इस थीटा को कैसे निकालोगे, थीटा डैश माइनस थीटा डबल डैश। तो देखो ये जो डार्क फ्रिंज है, यदि मान लो ये n ऑर्डर का है, तो ये डार्क फ्रिंज किसका होगा, n+1 ऑर्डर का होगा। तो यहाँ से थीटा डैश कितना हो जाएगा, थीटा n+1 माइनस थीटा n। यहाँ से थीटा n+1 कितना हो जाएगा, दैट इज़ ये था हमारे पास थीटा इज इक्वल टू लैम्डा बाई डी, डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा, तो थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा डिवाइड बाई डी। तो यहाँ से थीटा कितना हो जाएगा, थीटा n+1 कितना हो जाएगा, n+1 लैम्डा डिवाइड बाई स्मॉल डी माइनस थीटा n कितना हो जाएगा, एन लैम्डा डिवाइड बाई डी। ये हो गया यहाँ से एन लैम्डा डिवाइड बाई स्मॉल डी प्लस लैम्डा डिवाइड बाई डी माइनस एन लैम्डा डिवाइड बाई स्मॉल डी। इससे ये कैंसिल हो गया, थीटा कितना निकला, लैम्डा डिवाइड बाई स्मॉल डी। तो बीटा डैश सीधा सीधा निकाल दोगे, लैम्डा डी मल्टीप्लाई बाई कैपिटल डी। दिस इज द फ्रिंज विड्थ ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमास। तो यही हमने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के अंदर भी निकाला था। जो ब्राइट फ्रिंजेस थी उनकी जो फ्रिंज विड्थ थी वो कितनी थी, लैम्डा कैपिटल डी डिवाइड बाई स्मॉल डी। तो यहाँ से देखो इन दो रिलेशन से क्या पता चल रहा है, सेंट्रल मैक्सिमा जो है उसकी जो फ्रिंज विड्थ होगी वो 2 टाइम्स होगी बाकी सेकेंडरी मैक्सिमा जो है उनकी जो फ्रिंज विड्थ है। तो आई होप आपको लेक्चर वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, प्रेस कर दीजिए बेल आइकन को, और शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। तो जल्दी ही मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर वीडियो के साथ, और नेक्स्ट लेक्चर वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 11 दैट इज़ द ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। थैंक यू वेरी मच।